नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपीएससी के इस 40 डेज प्रोग्राम में। मैं हूं कुमार अनुराग और आप मेरे साथ कर रहे हैं बायोलॉजी, जो कि जनरल साइंस का एक हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कल जब पहली क्लास ली थी तो आपको यही बताया था कि जनरल साइंस में बीपीएससी के एग्जाम के अंदर जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का प्रश्न, जीव विज्ञान का सेक्शन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आगे चलेंगे। कल मैंने शुरुआती चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि सजीव और निर्जीव के बीच किन किन आधारों पर जो है वो हम अंतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब यहाँ से हम आगे की बात करते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनसे भी बीपीएससी में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप एक तो उन तथ्यों को ध्यान में रखें, उन तथ्यों को एक बार जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो कवर करें, है ना, इनको याद करें। और दूसरी चीज, मैं इससे आगे जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर हम कोशिका से संबंधित, कोशिका के पूरे स्ट्रक्चर, उसकी पूरी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें मैं आपको बताऊं कि यहां पर मैंने कुछ वैज्ञानिकों के नाम जो कि किसी विशेष विज्ञान की शाखा से या जीव विज्ञान की शाखा से जुड़े हुए हैं और उनके फादर या उनके जनक के रूप में, उनके पिता के रूप में इनका नाम जाना जाता है, तो उसको यहां पर हम देखेंगे। जैसे यहां पर फादर ऑफ जेनेटिक्स सबसे ऊपर लिखा है। ये वो नाम है जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण मानते हुए मैंने इनको यहां पर संयोजित किया है। ठीक, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी कि आधुनिक आनुवांशिकी के जो जनक है वो टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या है यहां पर, एक तो हमने बात की है किसकी, सॉरी, एक तो यहां पर हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जी जे मेंडल मैंने यहां पर लिखा हुआ है। हिंदी में आप इसे जी जे मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इस नाम से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो टीएच मॉर्गन, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं या आधुनिक आनुवंशिकी के जो पिता हैं वो कौन है, टीएच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन। ठीक है, टीएच मॉर्गन जो है वो आधुनिक आनुवंशिकी के पिता हैं। उसके अलावा साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, ध्यान रखेंगे साइटोलॉजी जो है वो कहते हैं कोशिका विज्ञान को। कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो है रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक वही व्यक्ति हैं, अभी हम आगे देखेंगे, जिन्होंने कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका को जो है वो ढूंढा और कोशिका शब्द जो है वो इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि इन्होंने जो ढूंढा था वो जीवित कोशिका नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में, पिता के रूप में, क्योंकि इन्हीं के पहल से, इन्हीं के इनिशिएटिव से आज हम कोशिका के विषय में बहुत सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब को जो है वो हम फादर ऑफ साइटोलॉजी या फिर जो है वो कहते हैं कोशिका विज्ञान का जनक, रॉबर्ट हुक की बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो बोलते हैं वो हम कवक विज्ञान को बोलते हैं। माइकोलॉजी कवक विज्ञान को बोलते हैं। साइंस ऑफ फंगस, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है ऑलरेडी पहले से, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जो जनक हैं या पिता हैं वो मिशेल कहा जाता है। कल जब मैंने आपसे जीवों के वर्गीकरण के दौरान ये बताया था कि कवक एक अलग जगत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कवक के अंतर्गत आने वाले जो भी, कवक के अंतर्गत जी कन्हैया, मेरी क्लास जो है वो नहीं हो पा रही थी इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था और उस दौरान जो है जहाँ मैं था वहाँ पर इस तरह की सुविधा नहीं थी कि मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले पाऊँ, इसलिए जो है मेरी क्लास जो थी वो ऑफ थी। अब क्लास जो है यहाँ पर कंटिन्यू हो रही, तो फटाफट सबसे पहले तो हम लोग जो है वो बायोलॉजी का सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है इसको पूरा करते हैं। ओके, तो मिशेल के बारे में आपको बताया, ठीक है, माइकोलॉजी बता दिया, ठीक। और मैंने ये कहा आपसे कि फंगस जो होते हैं या कवक जो होते हैं ना, फंगस किसको बोलते हैं, कवक को या फफूंद को बोलते हैं, कवक या फफूंद को बोलते हैं। ठीक है, फंगस जो है वो कवक या फफूंद को बोलते हैं।
और ध्यान रखेंगे कि ये जो कवक या फफूंद है, ये जो फंगस हैं, इन फंगस के साथ, है ना, इन फंगस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनकी, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी, ठीक है, ये क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ये सड़ी गली चीजों से या मृत चीजों से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो है वो आप कवकों को एक अलग कैटेगरी में, एक अलग जगत में रखते हैं। शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता था, या इनको जो है वो गैर हरे पौधे बोलते थे, इसलिए क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, इनकी कोशिकाओं के बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, इसके अलावा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान, सो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो एवी ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर आप सिर्फ ल्यूवेनहॉक भी नाम जो है वो याद रख सकते हैं, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, सिर्फ जो है वो ल्यूवेनहॉक टर्म या ल्यूवेनहॉक नाम भी जो है वो आप याद रख सकते हैं। इस ल्यूवेनहॉक टर्म या ल्यूवेनहॉक का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को ढूंढा था, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, और जो लिविंग सेल उन्होंने देखा था वो एक्चुअली बैक्टीरिया का ही सेल था, वो एक जीवाणु का ही सेल था, इसलिए इनको जो है वो फादर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। फिर आगे चलकर इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे जो है वो शोध भी किए, बहुत सारे जो है वो रिसर्च भी किए, तो इसलिए जो है वो इनको अलग से आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें भी हम जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन करते हैं, और उनके प्रभाव जो दूसरे जीवों पर या दूसरी कोशिकाओं पर होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों और विशेष रूप से जीवाणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जीवाणुओं के साथ साथ हम उसमें विषाणुओं को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि विषाणु भी जब किसी जीव विशेष पर, जिसमें वो जाकर अपना गुणन कर सकता है या अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, वहां पर उसके क्या प्रभाव है वो आ जाएंगे आपके किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे। तो इसको जो है, इसके फादर जो है वो कहा जाता है लुई पाश्चर को। देखिए लुई पाश्चर जो है, ध्यान रखेंगे ये नाम जो है वो क्या है, लुई पाश्चर। ये वही लुई पाश्चर हैं जिनके नाम पर जो है एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष विधि का नाम रखा गया जिसको हम पाश्चरीकरण बोलते हैं। पाश्चरीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को, है ना, जो है वो बहुत तेज गर्म किया जाता है सबसे पहले, और अचानक से उसको जो है वो बहुत ही कम तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं वो मृत हो जाते हैं ऑलमोस्ट, या कुछ जो आप कह सकते हैं कि मृत नहीं हो पाते हैं वो वहां पर सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। इससे इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं, और पाश्चरीकरण की प्रक्रिया के कारण दूध जो होता है वो कुछ दिनों तक जो है वो सही रहता है, या कुछ समय तक जो है वो सही रहता है, अगर हम उसमें फिर से बैक्टीरिया उत्पन्न होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान न करें। ये अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती है, तो कहे कि अगर दूध का तापमान जो है वो फिर से हम बढ़ाना शुरू कर दें, वो फिर से जो है वो सामान्य तापमान पर आने लगेगा, तो इससे उसमें जो बैक्टीरिया मृत नहीं हो पाए थे वो फिर से जो है वो अपना काम क्रियाशील हो जाएंगे और अपना मल्टीप्लिकेशन करके बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो फिर से बना देंगे, जिससे कि दूध जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए जो पैकेट बंद दूध आता है उसको फ्रीजर में या फिर आप कह सकते हैं कि कोल्ड कंडीशंस में जो है वो दुकानों तक पहुंचाया जाता है या घरों तक पहुंचाया जाता है, और उसके बाद दुकानदार जो होते हैं वो अपने यहाँ भी उसको बहुत देर तक फ्रीजर में रखते हैं, या आपके घर में अगर दूध आया तुरंत उसको नहीं उबाला जा रहा है तो हम भी जो है वो उस दूध को फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो दूध ठंडा बना रहे और उसमें बैक्टीरिया जन्म ना ले। तो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था पाश्चरीकरण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम इन्हीं लुई पाश्चर के
नाम पर दिया गया। इन्होंने ही इस विधि की खोज भी की थी और इसलिए उसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ठीक इन्हीं लुई पाश्चर को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है। और लास्ट में आप देखेंगे डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक के जो खोजकर्ता थे। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, आपको बताया था। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और इस तरीके से एक यूकैरियोटिक कोशिका में ही निश्चित रूप से न्यूक्लियस दिख सकता है। तो जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस न्यूक्लियस की खोज की कोशिका के अंदर, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इनके नाम को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कुछ मुख्य तथ्य थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। ओके, यह याद करना पड़ेगा, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो पीछे आपको बताया था कि सजीवों में कई सारे गुण होते हैं। सजीवों में कोशिकीय संगठन होता है, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, अनुकूलन, पोषण, ये सारी चीजें होती है। और इसके अलावा कुछ अलग प्रकार की भी विशेषताएं या गुण मिलते हैं, जैसे कि आकृति एवं आकार हो गए, वृद्धि हो गई, संवेदनशीलता या प्रजनन की प्रक्रिया हो गई। इस तरह की जो विशेषताएं या इस तरह के जो गुण सजीवों में मिलते हैं, ठीक है, उन सारे गुणों को हम विशेष रूप से क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। एक प्रकार या एक कैटेगरी में जो गुण आते हैं उनको हम परिभाषित गुण या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और दूसरे उस ऐसे होते हैं जो कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या जिनको हम गैर परिभाषित गुण भी कह सकते हैं। अब परिभाषित गुण या गैर परिभाषित गुण क्या है, तो यहां पर मैंने बताया आपको, ये आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि ऐसे गुण जो कि सभी सजीवों में, है ना, सभी सजीवों में पाए जाएंगे और निर्जीवों में एकदम ही नहीं मिलेंगे। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, परिभाषित गुण बोलेंगे। मतलब जितने भी सजीव हैं उनमें ये गुण तो निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे, और निर्जीवों में किसी भी वजह से नहीं मिल पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो आप उनको क्या बोलते हैं, उनको आप परिभाषित गुण बोलते हैं। परिभाषित गुणों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, परिभाषित गुणों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहां पर जो है वो कई सारे गुण दिखेंगे, जैसे कोशिकीय संगठन की बात की, उपापचय की बात की, श्वसन की बात की, उत्सर्जन की बात की, अनुकूलन की बात की या पोषण की बात की। ये वो गुण हैं जो कि परिभाषित गुण हैं। कोशिकीय संगठन, किसी भी निर्जीव की संरचना जो है वो कोशिका की बनी हुई नहीं होती। उपापचय, किसी भी निर्जीव में जब कोशिका ही नहीं है तो उपापचय जैसी किसी प्रक्रिया का सवाल ही नहीं पैदा होता। श्वसन की प्रक्रिया, तो श्वसन सिर्फ और सिर्फ सजीव ही करते हैं। उत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ सजीव ही करते हैं। अनुकूलन जो है वो भी सजीवों में देखने को मिलता है। और पोषण प्राप्त करना ताकि उन्हें ऊर्जा मिलती रहे और सजीव जीवित रहें, ये भी सिर्फ और सिर्फ सजीवों के ही लक्षण में आएंगे। निर्जीवों को किसी भी प्रकार से किसी पोषण की आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव जो है वो अनुकूलन नहीं प्रदर्शित करते। निर्जीवों में अगर पोषण नहीं जा रहा है, और उसके अलावा पोषण किस रूप में जाएगा, भोजन के रूप में जाएगा, और भोजन अगर पचता है या भोजन का जो है वो एसिमिलेशन होता है शरीर के अंदर, तो उसके बाद जो है शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रक्रिया से हम ऐसा करते हैं उसे हम उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई। श्वसन की प्रक्रिया की बात कर ले, श्वसन भी सिर्फ और सिर्फ सजीव ही करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये जो सारे आपको गुण दिखाई दे रहे हैं, ये सारे गुण कैसे हैं भाई, तो कहा ये सारे गुण जो हैं वो आपके हैं सजीवों के परिभाषित गुण, है ना। ये क्या है, सजीवों के परिभाषित गुण इनको कहा जाएगा। इनको क्या कहेंगे, परिभाषित गुण बोलेंगे। किनको किनको, कोशिकीय संगठन, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, अनुकूलन, पोषण, है ना। जिसको भी हम सजीव कहेंगे, जिसको भी हम सजीव बोलेंगे, उनमें ये गुण मिलने ही मिलने हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी ये गुण निर्जीवों में नहीं मिलेंगे। तो अब गैर परिभाषित गुण कौन से होंगे, सजीवों के गैर परिभाषित जो गुण वो होंगे जो सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी मिल सकते हैं। पहली चीज आप ध्यान में रखें कि ये सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी मिलेंगे, और साथ के साथ सभी सजीवों में नहीं मिलेंगे, है ना। आवश्यक नहीं है कि ये सभी सजीवों में मिले ही मिले। ये वो गुण हैं जो कि
कुछ सजीवों में नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिस गुण की, वो गुण है आकृति एवं आकार, है ना, साइज एंड शेप, आकृति एवं आकार। देखिए सजीवों में तो आकृति एवं आकार, हर एक सजीव की अपनी एक आकृति है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से शरीर के ऊपर लगा सिर, सिर के ऊपर इस तरीके से बाल, सामने की ओर दो आंखें, एक नाक, बगल में दो कान, इस तरीके से बगल में दो हाथ, बीच में शरीर का जो मुख्य हिस्सा है यानी पेट और सीना और पीठ, ये सारी चीजें, और नीचे जो है दो पैरों पर खड़ा कोई सजीव अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको मनुष्य की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी, ये मनुष्य जैसे सजीव की आकृति है और हर एक का एक अपना आकार है। ठीक है, उस आकार और आकृति के कारण आप पहचान पाते हैं कि ये मनुष्य है। आप किसी भी सजीव को उठा लेंगे, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको देखते हैं, और देखने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये जो सजीव है वो कौन है ना, ये जो सजीव है वो कौन है। भले ही वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखने वाले एक कोशिकीय जीव हैं, बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया के विषय में भी हमें पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि सभी अपने आकृति और आकार के कारण सबसे पहले पहचाने जाते हैं, राइट। तो ये बहुत ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैंने अगर ये कहा है कि ये गैर परिभाषित गुण है, तो क्या ये निर्जीवों में भी मिलेंगे? कहा बिल्कुल मिलेंगे। निर्जीव में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल का आकार जो है वो बढ़ जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका जो आकार है या उसकी जो आकृति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जंग के झड़ने के बाद किस तरीके से लोहा जो है वो खत्म हो जाता है। तो है तो वो निर्जीव चीज, लेकिन उसका भी एक आकार और उसकी आकृति है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, उसमें ये जो गुण दिखाई दे रहा है वो गुण दूसरे सजीवों में भी मिल रहा है। ठीक है, तो निर्जीवों में भी मिल रहा है। उसी तरीके से वृद्धि की बात अगर आप करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, तो ग्रोथ भी जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में देखा जाता है। ग्रोथ कैसे नॉन डिफाइनिंग है? तो कहा कि ग्रोथ भी जो है वो आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा। आप किसी भी निर्जीव के आकार को बढ़ा सकते हैं, उसकी जो संरचना है उसकी वृद्धि करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको निर्जीवों में भी उदाहरण मिल जाएंगे वृद्धि होने का। हाँ, यहां पर एक प्रश्न जरूर आपके मन में आएगा कि क्या निर्जीव जो हैं वो अपने आप यानी स्वतः ही वृद्धि कर पाते हैं? तो इसका आंसर ना हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वृद्धि की बात करें तो वृद्धि तो निर्जीवों में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा संवेदनशीलता, देखिए संवेदनशीलता जो है वो भी नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में है। सेंसिटिवनेस जो है, वैसे तो आप इसको कह सकते हैं कि सिर्फ सजीव ही संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। आप किसी घर पर रखी चीज को या आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को जो है वो आप तोड़ दे, वो गिर जाए, है ना, तो क्या हम उस वस्तु को चोट लगता हुआ देख पाते हैं, या उसके शरीर में किसी प्रकार का दर्द, उसकी संरचना में किसी प्रकार का दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ देख पाते? तो कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर ये संवेदनशील कैसे हो गए? देखिए संवेदनशील का अर्थ ये हुआ कि आसपास के परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उस निर्जीव चीज में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर मौसम में काफी नमी हो तो सूखी लकड़ी भी जो है वो नम पड़ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर मौसम में नमी हो, आसपास काफी नमी हो, मॉइस्चर हो, तो खुले में रखा हुआ लोहा भी जो है वो जंग खा जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि घर में हम तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, तांबे के बर्तन किस तरीके से समय के साथ जो है उनका रंग बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये तो कोई करने नहीं जा रहा है, ठीक है, ये तो वस्तु जो है वो स्वयं ही अपने अंदर परिवर्तन ला रही है, भले ही उसकी जो प्रतिक्रिया है वो उसके आसपास उपस्थित परिस्थितियों के कारण जो है वो हो रही है, ठीक, लेकिन इसको भी आप संवेदनशीलता कह सकते हैं। ठीक है, तो निर्जीवों में भी आपको संवेदनशीलता मिल रही है और सजीवों में भी। सजीवों में अलग प्रकार की संवेदनशीलता है। सजीवों की संवेदनशीलता जो है वो सजीवों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अटेंटिव बना देता है, उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा जागरूक बना देता है। ठीक है, और साथ के साथ वो हमेशा इस चीज से अगर किसी चीज से भय की स्थिति है तो उस चीज को जो है वो हमेशा क्या करते हैं, उस चीज को हमेशा
उस चीज को हमेशा जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ऐसी कई सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। लेकिन साथ के साथ अगर मैं बताऊं तो एक और मैंने बताया था प्रजनन। अब प्रजनन के लिए देखिए, प्रजनन निर्जीवों में तो नहीं होता, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है ये सभी सजीवों में नहीं मिलती है ना। तो वैसी वैसी विशेषताएं या वैसे गुण जो सभी सजीवों में नहीं मिलते, उनको भी आप किस में रखेंगे? उनको भी आप रखेंगे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना। जो सभी सजीवों में नहीं मिलेंगे उनको भी कहां रखेंगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में रखेंगे, या फिर इनको भी आप गैर परिभाषित गुणों के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास दो कैटेगरी में जो गुण हैं वो आपको दिखाई दे गए। ओके, चलिए इसके बाद अब आगे आते हैं, और आगे यहां से हम शुरुआत करते हैं कोशिका विज्ञान से। किससे शुरुआत करेंगे? कोशिका विज्ञान से शुरुआत करेंगे, सेल बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। और सेल बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ये तो कई बार आपसे प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया और बहुत ही आप कह सकते हैं कि इनिशियल टाइप का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही प्रारंभिक प्रकार का प्रश्न हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न आज भी रेलेवेंट बना हुआ है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो लोग इस तरीके के प्रश्न भी, जो प्रश्न देने वाले हैं वो इस तरीके के प्रश्न भी जो है वो डाल देते हैं, या आजकल स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में या कथन कारण वाले प्रश्नों में भी इस तरह की चीज देखने को मिलती है। ठीक, तो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है उसे हम कोशिका बोलते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं, है ना। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका या सेल बोलते हैं। ठीक, कोशिकाओं में अगर आप देखेंगे तो ये चीज क्यों हम बोल रहे हैं उसको संरचनात्मक, तो मैंने ये बताया कि किसी भी जीव की जो संरचना है वो बेसिकली कहां से शुरू हो रही है? कोशिका से शुरू हो रही है। अगर जीव जो है वो एक कोशिकीय है तो भी उस जीव के पूरे शरीर की संरचना एक कोशिका की बनी हुई है, और अगर जीव बहुकोशिकीय है तो भी आप कहेंगे कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर, लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलकर जो है वो पूरे एक जीव की संरचना बनाते हैं। छोटा जीव है कम कोशिकाएं होंगी, बड़ा जीव है ज्यादा कोशिकाएं होंगी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए आपका कोई घर बना है, तो उस घर को बनाने में जो बेसिक चीज आपने यूज की है वो क्या यूज किया है? ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल किया। अगर तो वो ईंट और पत्थर जिस तरीके से आपके इस बड़े घर के इकाई के रूप में देखे जा सकते हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़कर दीवारें खड़ी हुई और उस दीवार के ऊपर छत रखी गई और पूरा घर जो है वो बनाया गया। उसी तरीके से हमारे शरीर रूपी इस घर को बनाने के लिए कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो उससे ये जो है पूरा शरीर बनता है। यहां पर इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि कोशिकाएं जो है वो कार्यात्मक इकाई भी होती है। कार्यात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि कोशिका के अंदर हमने जितने भी विशेषताएं पढ़ी हैं, जो भी गुण पढ़े हैं, ये सारे गुण एक कोशिकीय जीव की एक कोशिका भी कर रही होती है, और बहुकोशिकीय जीव में आप देखेंगे कि कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जो अंग हैं, जो उत्तक हैं, जो आप कह सकते हैं अंगतंत्र हैं, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पर भी उन अंगों, उन उत्तकों, उन अंगतंत्रों को के निर्माण में कोशिकाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। तो बहुकोशिकीय जीव के लिए तो इकाई है ही, लेकिन एक कोशिकीय जीव में भी एक ऐसी इकाई के रूप में देखी जा रही है जहां पर ये फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, ये सारे कार्य को कर रही है। अमीबा जो है वो श्वसन भी करता है उसी एक कोशिका से। अमीबा जो है वो उसी एक कोशिका से आप कहते हैं कि उसी एक कोशिका से जो है वो उत्सर्जन भी करता है, उसी एक कोशिका से प्रजनन भी करता है, उसी एक कोशिका के कारण वो संवेदनशील भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है आपको कोशिकाएं अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी, आपको कोशिकाएं जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी, और उन कोशिकाओं में ये सभी विशेषताएं मिलेंगी जो सभी प्रक्रियाएं हमने पीछे पढ़ी हैं। ठीक, अब आइए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर हम कोशिकाओं में तुलना करें तो जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में कोशिका को हम जानते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है, एक तरीके का जीवाणु है, ठीक है,
और इसकी कोशिका जो है वो सबसे छोटी मानी गई है। आप देखिए इसके साइज को कितना लिखा गया है, 0.2 माइक्रोमीटर, है ना। इस माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा है ना, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा का जो आकार है, उसका जो साइज है वो कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक। ये म्यू जो लिखा गया है वो माइक्रो के लिए लिखा गया है, तो 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक। उसके अलावा मानव की कोशिका, मानव की कोशिका की बात अगर हम करें तो जो मानव की कोशिका है या ह्यूमन सेल जो है ये 20 माइक्रोमीटर का है ना। ह्यूमन सेल जो है वो 20 माइक्रोमीटर का है। ये इस माइकोप्लाज्मा की कोशिका से बड़े साइज का जो है वो सेल कहा जाएगा। कितने बड़े साइज का सेल कहा जाएगा, तो ये आप कह सकते हैं कि इस माइकोप्लाज्मा की कोशिका से 100 गुना बड़ा सेल या 100 गुना बड़ी कोशिका जो है वो मानव की कोशिका है। हालांकि मानव शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन औसत रूप से अगर मानव कोशिका के साइज को आप देखेंगे तो वो 20 माइक्रोमीटर के आसपास का आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक कोशिका ऐसी भी है जिसको हम, जैसे हमने सबसे छोटी कोशिका देखी, उसी तरीके से हम सबसे बड़ी कोशिका के रूप में भी देख सकते हैं। किसको, शुतुरमुर्ग के अंडे को, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है, इसको हम क्या देख सकते हैं, इसको हम सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है इसको हम सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देख सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका के रूप में देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये तो शुरुआती तथ्य कुछ है जो प्रश्न में आपसे पूछे गए हैं, आप जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है, और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। मानव की जो कोशिका है वो आप कह सकते हैं कि कहीं बीच में जो है वो लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट, आइए मैं आपको कुछ चित्र दिखा दूं और उस चित्र की मदद से हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे पास जो मानव के शरीर में जो कोशिकाएं दिखाई देती हैं वो कोशिकाएं किस प्रकार की हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको जो है वो ऐसे कोशिकाओं का ये दिखा देता हूं एक बार, ओके, एक मिनट। ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, अन्यथा मैं आपको कई सारी जो कोशिकाएं थी उनके विषय में जो है बताना चाह रहा था। तो इन कोशिकाओं को आप खैर ध्यान में रखेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मानव शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। मसल जो मानव का बनता है वो आपकी जो है वो अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन के रूप में आपने कोशिका देखी होगी ये पुस्तकों में, ठीक है। न्यूरॉन का किस तरीके से चित्र बनाते हैं, किस तरह से उसकी आकृति है, तो वो एक अलग तरीके की कोशिका के रूप में दिखाई देता है।
तो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो हमें मिलती हैं। ओके, अब इससे आगे की चर्चा जरा कर ले, इससे आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जो है, एक मिनट, इससे आगे यहां पर देखिए, ये वाला जो सेक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन बीपीएससी में कई बार प्रश्नों के रूप में पूछा जा चुका है, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो दो प्रकार के कोशिकाओं की बात कर रहे थे, कौन कौन सी कोशिका, एक कोशिका जिसको आप प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं और दूसरी यूकैरियोटिक। और सबसे जो प्रमुख आधार है यहां पर इन दो प्रकार की कोशिकाओं को देखने का, इन दो प्रकार की कोशिकाओं को देखने का जो सबसे प्रमुख आधार है वो क्या है, वो है केंद्रक की उपस्थिति और केंद्रक की अनुपस्थिति। क्या है, केंद्रक की उपस्थिति और केंद्रक की अनुपस्थिति। अगर केंद्रक उपस्थित है, ठीक है, अगर केंद्रक उपस्थित है तो आप जो है उसे यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, और अगर केंद्रक उपस्थित नहीं है तो आप उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे, है ना। दो प्रकार से आप कोशिकाओं को देखते हैं। तो अब यहां पर हम बात करें कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। देखिए, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने का सीधा मतलब है कि केंद्रक जैसी कोई संरचना जो है वहां पर नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक गुण में आ गया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, यानी कि केंद्रक उपस्थित होता है, यहां पर अनुपस्थित है और यहां पर क्या है, उपस्थित है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा है वो क्या है, केंद्रक के अंदर, जिस तरीके से कोशिका के अंदर हमें फ्लूइड टाइप की चीज दिखाई देती है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि केंद्रक के अंदर भी फ्लूइड टाइप की चीज दिखाई देगी जिसको कि हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे, या फिर इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं। अब देखिए, जब केंद्रक का घेरा ही नहीं है ना, यानी केंद्रक झिल्ली वाला जो घेरा है वही नहीं है, तो इसका मतलब कि केंद्रक भी जो है वो नहीं है, और उसके अंदर जो द्रव भरा रहना चाहिए या वो द्रव जो कि बाकी के क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न होना चाहिए, वो चीज भी वहां पर नहीं होगी। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य जो होता है वो भी अनुपस्थित होता है, यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो भी क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। ध्यान रखेंगे, ये क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य जो होता है वो उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक द्रव्य जो होता है वो भी क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है, देखिए गुणसूत्र सबसे पहले तो क्रोमोसोम भी आप इसको बोलते हैं, है ना, गुणसूत्र को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये जो गुणसूत्र होता है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक कोशिका के अंदर कोई भी अगर जीव है और उसकी कोशिका है तो उस कोशिका में वो जीव अपने तरह का दूसरा जीव बनाने की क्षमता रख सकता है। प्रजनन, वैसे आपको पता है कि प्रजनन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सभी सजीवों में प्रजनन हो ऐसा आवश्यक नहीं है ना, या प्रजनन की क्षमता हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन जो जीव प्रजनन करते हैं, अपने जैसा जीव बनाने की क्षमता रखते हैं, उन जीवों में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जो गुण हैं उनके आने वाली संतति में या आने वाली जनरेशन्स में जो है प्रोजेनीज में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हो पाता है, कहा कि उन जीवों में जो कि प्रजनन कर पाते हैं और अपने जैसा जीव बना पाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, अपने जैसा जीव मैं बोल रहा हूं, तो अपने जैसा कब होगा, मेरे ही तरीके का जीव दूसरा कैसे दिखाई देगा, जिसमें वही जीव मेरे तरीके का हो सकता है जिसमें मुझ जैसे जो है वो मुख्य गुण, जितने भी गुण हैं वो वहां पर हो, तो ही वो मेरे जैसा दिखाई, या अधिकतर गुण जो है वो मेरे तरीके के हों तो वो मेरी तरीके का होगा। तो ये किसके द्वारा हो सकता है, ये गुणसूत्रों के द्वारा हो सकता है, क्योंकि यही जो होते हैं आनुवांशिक गुणों के वाहक कहे जाते हैं। गुणसूत्र जो है वो आनुवांशिक गुणों के वाहक कहे जाते हैं, और इसलिए ये अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें ये भी सजीव है, अगर यूकैरियोटिक की बात करें ये भी सजीव है, तो गुणसूत्र तो मिलेंगे। लेकिन अब गुणसूत्रों के प्रकार और उनके आप कह सकते हैं कि संख्या में अंतर आपको मिलेगा। यहां पर अगर प्रोकैरियोटिक में बात करें तो एकल गुणसूत्र होता है। यहां पर कितना कैसा गुणसूत्र होता है, एकल गुणसूत्र, या यहां पर सिंगल क्रोमोसोम होता है।
देखिए सिंगल क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम का सीधा मतलब होता है, सिंगल क्रोमोसोम का सीधा मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो है वो एक है। ठीक है, सामान्य तौर पर आपने अगर नहीं भी क्रोमोसोम की संख्या पता हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तो जरूर सुन रखा होगा कि जैसे मानव की कोशिका के अंदर हम गुणसूत्र की बात करें तो हम कहते हैं कि मानव कोशिका के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र है ना, कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये सारे गुणसूत्र जो हैं कहाँ मिलते हैं? ये मानव के कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। यानी गुणसूत्रों के पाए जाने का या गुणसूत्रों के रहने का जो स्थान होता है वो होता है कोशिका का केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं है, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा गुणसूत्र रखे नहीं जा सकते, तो इसलिए वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र जो है वो मिलता है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, जो भी जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले हैं यानी जिनके कोशिका के अंदर केंद्रक मिल रहा है, वहां पर एक से अधिक गुणसूत्र एक तो मिलेंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो एक से अधिक मिलेगी। और ये गुणसूत्र जो है सामान्यतः किस में पाए जाएंगे? जोड़ों में पाए जाएंगे, यानी पेयर में पाए जाएंगे, है ना। सामान्यतः ये जो है वो जोड़ों में पाए जाएंगे या फिर पेयर्स में जो है वो इनकी उपस्थिति होगी। जैसे मनुष्य में हम कहते हैं कि 46 गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े, इस तरीके से बोलते हैं। ये जोड़े इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो दो गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे ये दो गुणसूत्र एक समान होंगे, है ना, और लगभग लगभग एक ही प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों को साझा कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो आगे भी हम देखेंगे जब कोशिका विभाजन की बात करेंगे, लेकिन यहां पर ये चीज आप जाने। ठीक, चौथी बात कर ले तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। उनमें क्या होते? झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी वहां पर जो सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, वहां पर जो कोशिकांग मिलेंगे वो कोशिकांग ऐसे होंगे, ठीक है, वो कोशिकांग ऐसे होंगे जो कि जिनमें झिल्लियां नहीं होंगी, यानी जो नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, जो नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, मेम्ब्रेनस कोशिकांग नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो वाले कोशिकांग यहां मिलेंगे। जैसे आप अगर किसी यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो वहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, या आप कह सकते हैं कि लाइसोसोम, या आप कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज, या आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या पादपों में आप कह सकते हैं कि वहां पर जो है वो वैक्यूल यानी कि रिक्तिका जिसको रसधानी भी बोलते हैं, या फिर आप जो हैं वो बात कर सकते हैं लवकों की या प्लास्टिड्स की। तो ये सारे क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। जो भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी वहां पर आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग मिलेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो नहीं पाए जाते। इनमें क्या होगा? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। लास्टली एक चीज देखेंगे, वो क्या है कि अगर आप बोलेंगे कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है तो क्या वैसे कोशिकांग मिलते हैं इनमें जिनमें झिल्लियां नहीं होती? कहेंगे हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वैसे कोशिकांग निश्चित रूप से मिलेंगे जिनमें झिल्ली नहीं होती, और उसका एक उदाहरण है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो गैर झिल्ली युक्त संरचना है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ये कणों के रूप में जो है वो पाए जाते हैं कोशिका के साइटोप्लाज्म में या कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम जो है वो यहां प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भी हिस्से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का जो है वो बताया जाता है। क्या कहते हैं उसको? हम प्रोटीन निर्माण का स्थान कहते हैं। लेकिन यहां पर आपको मैं बताऊं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो मिलेगा उसका प्रकार भिन्न होगा, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी राइबोसोम का प्रकार जो होगा वो भिन्न होगा। इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा और इसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा। क्या होगा? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो
दो प्रकार के आपको दिखाई देंगे, और इन दो प्रकार के राइबोसोमों में, है ना, इन दो प्रकार के राइबोसोमों में आपको यह ध्यान रखना है कि जो बड़े वाले साइज का है, दो प्रकार के कौन से होंगे, 70 और 80, है ना। एक तो इस तरह से आपको याद रखना है, जो 70S का प्रकार है, यहां पर अब मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा, एस जो है इसको हम यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन या स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये उन वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है जिन्होंने इसकी राइबोसोम की अलग अलग विशेषताओं का विश्लेषण किया और उसकी उन विशेषताओं को बताया, है ना, उजागर किया। लेकिन वो याद करने की चीज नहीं है, हम कोई नीट वगैरह का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, हमें कॉमन एक जानकारी चाहिए कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। जो 70S का राइबोसोम होगा वो पाया जाएगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और जो 80S का राइबोसोम होगा, 80S वाला होगा, ये पाया जाएगा किसमें, यूकैरियोटिक में। और इसके अलावा, इस राइबोसोम के अलावा एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। देखिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, अगर इनमें गुणसूत्र पाया जा रहा है तो गुणसूत्रों की संरचना के विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, ठीक। गुणसूत्रों की संरचना को अगर आप देखेंगे तो वो गुणसूत्र जो है वो मुख्य रूप से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल के आप कह सकते हैं कि संघनन से, उसके कंडेंसेशन से, या एक पूरी जो श्रृंखला होती है, एक रिबन की तरह जो है वो उसकी संरचना होती है, और वो रिबन इस तरीके से जो है वो कुंडलित होते 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 एक साथ कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई दे, एक साथ जो है वो संघनित रूप में दिखाई दे, तो उसी से गुणसूत्र बनते हैं। यहां पर आपको मैं बताऊं कि अगर आप किसी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र को बनता हुआ देखेंगे तो वहां पर गुणसूत्रों के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ डीएनए के जो हेलिक्स है या उसकी जो कुंडली है, सिर्फ वही वहां पर नहीं दिखाई देती, बल्कि उसके साथ साथ एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी जो है वो उस क्रोमोसोम की संरचना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, या वो वहां पर उपस्थित होता है। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन इस हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ किस में है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। चूंकि यहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम बनाने हैं, बहुत ज्यादा जो है वो डीएनए को संघनित करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके लिए डीएनए की बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं जो हैं वो एक साथ संघनित होंगी, तो उसके लिए साथ में उनके जो है प्रोटीन का होना बड़ा आवश्यक हो जाता है। कौन सा प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन है। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सरल कोशिकाएं हैं, यहां पर जो गुणसूत्र पाया जा रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ मात्र एक पाया जा रहा है, मात्र एक गुणसूत्र पाया जा रहा है। चूंकि इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्रोमोसोम के निर्माण में भाग लेने वाला जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये चीजें जो है वो आप जरूर याद रखें, इससे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रॉपर जो है वो अंतर कर पाएंगे, ठीक है। इससे जो है वो आप ये बता पाएंगे कि कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है और कौन सी नहीं मिलती है। ये सारी जो है वो मुख्य। अब आपको कुछ पुस्तकों में मैं बताऊं, ऐसे आपको कुछ पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये जो चौथे नंबर वाला पॉइंट है ना, जो चौथा पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट जो है कुछ पुस्तकों में थोड़ा लंबा और विस्तार रूप में दिया हुआ। विस्तार रूप कैसा, यहां पर मैंने सिर्फ लिख दिया है झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, और यूकैरियोटिक में लिख दिया झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन उन पुस्तकों में देखेंगे तो यहां पर हर एक वो कोशिकांग जो झिल्ली युक्त है उनके नाम यूकैरियोटिक वाले में लिखा होगा कि यहां पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में लिखा होगा कि यहां पर नहीं पाए जाते। जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे, अंतःप्रद्रवी जालिका, मैंने नाम लिया था गोल्जी बॉडी, मैंने नाम लिया था माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने नाम लिया था लाइसोसोम, मैंने नाम लिया था रिक्तिका वैक्यूल, या जिसको रसधानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कोशिकांग है जो झिल्ली युक्त हैं
उन सबों को एक एक करके यहां पर यूकैरियोटिक वाली कैटेगरी में लिख दिया गया होगा और प्रोकैरियोटिक वाली कैटेगरी में लिखा गया होगा कि ये कोशिकांग वहां पर नहीं पाए जा रहे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इससे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का ऐसा कोशिकांग है जो कि मिल पाता है मुक्त रूप से, और वो है क्या? राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है ना, ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, ये कण के रूप में वहां पर उपस्थित होता है। और वहां पर ही नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका में भी अगर आप राइबोसोम को देखेंगे तो वहां पर भी ये बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और ये कोशिका के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग जगहों पर जो है वो उपस्थित होता है या पाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच का अंतर आपको बता दिया। ओके, अब इससे आगे देख लीजिए, दो प्रकार की कोशिकाओं के बीच में भी आपसे अंतर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच भी अंतर पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ विशेष चीज जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच भिन्नता का कारण बनते हैं। ठीक है, अगर आपको यह चित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा तो मैंने इस ओर जो कोशिका दिखाई है वो है एनिमल सेल, या आप इसको जो है वो जंतु कोशिका बोल सकते हैं, और इधर मैंने दिखाया है प्लांट सेल, या फिर आप इसको पादप कोशिका बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर यह देखनी है कि अगर आप इन दोनों कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को देखें, सबसे बाहरी घेरे को देखेंगे, तो आपको एक भिन्नता सबसे पहली दिखाई देगी कि यहां पर इस कोशिका में, यानी एनिमल सेल में, जो सबसे बाहरी आपको चीज दिखाई दे रही है ना, जो सबसे बाहरी चीज दिखाई दे रही है वो क्या है? वो है सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले इस बाहरी घेरे को, ये जो बाहरी घेरा बना है, इसको क्या कहा जा रहा है? तो इसको कहा जा रहा है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, या फिर कोशिका झिल्ली आप इसको बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर आप एक प्लांट सेल में देखेंगे, अगर, और मैं इसको थोड़ा अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं, है ना, एक प्लांट सेल को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो सबसे बाहरी घेरा जो दिखाई दे रहा है इसमें, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बाहरी घेरा दिखाई दे रहा है वो गहरे हरे रंग का आपको दिखाई दे रहा है, और इस गहरे हरे रंग के इस घेरे को जो है एक नाम दिया गया है। यहां पर इसको क्या कहा गया है? यहां पर इसको कहा गया है सेल वॉल। देखिए यहां पर इसके लिए जो है वो नाम लिखा गया है सेल वॉल। हिंदी में आप इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आप इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जिस सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, जिस सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, जो कि अभी हमें जंतु कोशिका में दिखाई दी थी, वो देखिए इस बाहरी गहरे हरे रंग वाले घेरे के अंदर वाला जो घेरा है, हल्के हरे रंग का, बहुत ही लाइट कलर का, ठीक है, उसको इन्होंने दिखाया है किस रूप में? सेल मेम्ब्रेन के रूप में, या कोशिका झिल्ली के रूप में। यानी एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में जो सबसे प्रमुख भिन्नता, सबसे पहली और प्राथमिक भिन्नता आपको दिखाई देती है, वो है कि पादप कोशिका में जो है वो सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल का होता है, और जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली का होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको पता होनी चाहिए यहां पर, वो ये है कि जब भी हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक जीवित संरचना है, कहीं भी पाई जाए, मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा गुरेज नहीं है कि ये कहां पाई जा रही है, लेकिन इस चीज को ध्यान में जरूर रखना है कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो आपकी कोशिका झिल्ली है, चाहे वो जंतु कोशिका में पाई जा रही हो या फिर पादप कोशिका में पाई जा रही हो, ये हमेशा क्या होते हैं? ये लिविंग संरचनाएं होती हैं, या लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जीवित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कैसी संरचना होती है? जीवित संरचनाएं।
ये क्या होती हैं? जीवित संरचनाएं होती हैं। ठीक। दूसरा यहां पर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली को आप जीवित संरचना के रूप में देख रहे हैं, तो जो सेल वॉल यहां पर लिखा हुआ है, क्या इसको आप जीवित संरचना नहीं बोलेंगे? तो हम कहते हैं कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, यह वाकई में एक जीवित संरचना नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, ये डेड स्ट्रक्चर होता है ना, ये डेड स्ट्रक्चर होता है, या एक ये मृत संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? मृत संरचना जो है ये होती है। ठीक है। तो एक तो बड़ा अंतर जो है वो आपको ये मिल गया। दूसरे अंतरों को अगर हम देखेंगे यहां पर, तो वो भी थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कौन कौन से अंतर और यहां पर दिख रहे हैं। देखिए, कॉमन चीजें सबसे पहले यहां पर देख लें, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो जीवित संरचना है, वो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मिल रहे हैं, लेकिन जो सेल वॉल है ये मृत संरचना, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में सेल वॉल जैसी संरचना नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि पादप जो है वो जंतुओं के कंपैरिजन में या जंतुओं की तुलना में जो है वो चलायमान नहीं होते, और इसलिए बाहर के आप कह सकते हैं कि जो कठोर परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों को बर्दाश्त करने के लिए या उन परिस्थितियों को झेल पाने के लिए इनकी कोशिकाओं को ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और इसलिए इस जैसी कठोर और मृत संरचना का एक घेरा इन्होंने अपनी कोशिकाओं के ऊपर बना रखा, जिसको आप सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति पादपों में जो है वो सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेल्यूलोज नामक पदार्थ जो है, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यानी ये किसकी बनी हुई है? तो कहा ये सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको बताऊं कि इसके अलावा दोनों कोशिकाओं में जब आप सेल मेम्ब्रेन से अंदर देखेंगे तो आपको एक फ्लूइड तरह की चीज दिखाई देगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। देखिए, जंतु कोशिका में तो इसको दिखाया ही जा रहा है इस तरीके से कि ये अंदर वाला जो पदार्थ है ये कोशिका द्रव्य है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, है ना, पादप कोशिका के अंदर, तो यहां पर भी जो है वो आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, यहां पर भी आपको कोशिका द्रव्य दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग तरीके की संरचनाएं मिलेंगी। मध्य में जो है, यहां पर लगभग मध्य में जो है वो आपको एक न्यूक्लियस मिलता हुआ दिखाई देगा, एक केंद्रक मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है वो यहां पर मिलता है। और न्यूक्लियस के अलावा अगर आप देखेंगे, न्यूक्लियस के अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर मिलेगा क्या? न्यूक्लियोलस। यहां पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस मिलेगा। न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियोलस मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो है वो आपको कहां मिल रहे हैं? पादप कोशिकाओं में भी मिल रहे हैं। उसी तरीके से पादप कोशिकाओं के साथ ये केंद्रक के साथ लगे हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर जिनको आप अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, वो अंतःप्रद्रवी जालिकाएं यहां भी आपको जंतु कोशिका में भी दिखाई दे रही हैं। ठीक। लेकिन पादप कोशिका में एक वो चीज नहीं दिखाई दे रही जो यहां पर आपको जंतु कोशिका में मिल रही है। वो क्या है? तो वो है आपके सेंट्रियोल्स, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं चीजें इस तरह की, है ना, इनको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो है वो यहां पर दिखाई देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में मिलते हैं। पादप कोशिका में ये चीजें नहीं मिलती। ये जो सेंट्रियोल्स इनको लिखा हुआ है ना, सेंट्रियोल्स, या फिर जिसको हम जो है वो तारक काय कहते हैं, सेंट्रियोल्स या फिर जिनको हम तारक काय बोलते हैं,
ये तारककाय जैसी संरचनाएं केवल और केवल जंतु कोशिका में मिलेगी। पादप कोशिका में आपको कोई भी तारककाय नहीं मिलेगा। हम जब कोशिकांगों के विषय में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि इस तारककाय का कार्य क्या है। लेकिन इतना आप जरूर याद रखें कि जो तारककाय है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में मिलेगा। अंतःप्रद्रवी जालिका तो दोनों में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लाइसोसोम, एक झिल्ली युक्त संरचना दिखाई दे रही है, लाइसोसोम, ठीक है। इसका नाम क्या है? लाइसोसोम नाम है। ये लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसको जो है वो हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका के आत्महत्या की थैली। ये लाइसोसोम जो है वो आपको इस पादप कोशिका के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर भी इस तरीके के जो गोले हैं वो लाइसोसोम के रूप में जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक। तो लाइसोसोम भी वहां मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर जो है गोल्जी एपरेटस के रूप में, ये जो है वो गोल्जी एपरेटस की संरचनाएं हैं इस तरीके से। ठीक है। ये जो गोल्जी एपरेटस है या इनको आप जो है वो गोल्जी निकाय बोलते हैं, ठीक है, गोल्जी काय बोलते हैं, वो भी यहाँ पर भी मिल रहे हैं। और आप देखिए इस जगह पर भी जो है वो आपको प्लांट में गोल्जी एपरेटस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया जिनको आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी आपको इस तरीके से इस रूप में दिखाई दे रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है इस तरीके से। ये सारी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इनको हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो कि यहाँ पादपों में भी मिल रहा है, ये क्या करेंगे? हर जगह, चाहे वो जंतु कोशिका में मिल रहा हो चाहे पादप कोशिका में, ये क्या करेंगे? ऊर्जा उत्पादित करने का काम करते हैं। और कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके मुख्य आप कह सकते हैं स्थान के रूप में इसी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। तो चाहे वो प्लांट की कोशिका हो या एनिमल की कोशिका, दोनों ही कोशिकाओं में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेंगे। लेकिन एक संरचना और जो यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखाई देगी इस तरीके से, लेकिन यहां पर इसको हरे रंग से सूचित किया गया है। इसको नाम दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का, या इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको आप हिंदी में बोलेंगे हरित लवक। तो ये हरित लवक जैसी जो संरचना है, हरित लवक जैसी जो संरचना है, वो संरचना आपको कहां मिल रही है? ये संरचना आपको मिल रही है इस पादप कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका के अंदर क्या नहीं मिलेगा? जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक जैसी संरचना नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहां पर अन्य प्लास्टिड भी मिलते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर एमाइलोप्लास्ट लिखा हुआ है। एमाइलोप्लास्ट जो है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है वो लवकों यानी जो भी पादप के अंदर लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, उन प्लास्टिड्स का ही एक प्रकार है। कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम ग्रीन प्लास्टिड्स नहीं बोलते हैं, जिनको जो है वो हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनका काम होता है भोजन के अलग अलग पोषक तत्वों को या भोजन के अलग अलग पोषक पदार्थों को संग्रहित करना, ठीक है। तो यहां पर एमाइलोप्लास्ट जैसी संरचना दिखाई गई है। एमाइलोप्लास्ट के अलावा एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट जैसी, जो इलायोप्लास्ट जैसी भी संरचनाएं मिलती हैं। ये अलग अलग तरीके की चीजों का संग्रहण करती हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है ना। उसी तरीके से एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का संग्रहण करता है। इलायोप्लास्ट जो है वो वसा का संग्रहण करता है या लिपिड का संग्रहण करता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग संरचनाएं आपको प्लास्टिड्स की मिलेंगी। लेकिन कोई भी प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में या जंतु कोशिका में नहीं मिलता है ना। जंतु कोशिका प्लास्टिड विहीन होता है या लवक विहीन होता है। लेकिन
जो चीज प्लांट सेल में मिल रही है, नहीं मिल रही है, और जंतु कोशिका में मिल रही है, उनमें से ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। तारककाय, तारककाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये चीजें याद रहेंगी आपको। तो एक मोटे तौर पर हम लोगों ने ये कर लिया कि क्या कहां पाया जा रहा है, क्या कहां नहीं पाया जा रहा है। ये कैटेगराइजेशन आपको करके मैंने दिखाया। ठीक, तो अभी तक जो हमने देखा है कि कोशिका में इतनी सारी चीजें पाई जा रही हैं, तो मुख्य रूप से ये इतनी सारी जो चीजें हैं वो किस प्रकार की कोशिका में मिलेंगी? जहां पर केंद्रक भी आपको मिल रहा है, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल रहा है, जहां पर आपको रिक्तिका जैसी संरचना भी मिल रही है। अच्छा, एक बड़ी चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले यहां पर बता दूं, ये आपको बीच में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, इसको लिखा हुआ है वैक्यूल, है ना। वैक्यूल को जो है वो आप रिक्तिका भी बोल सकते हैं, वैक्यूल को आप रिक्तिका भी बोल सकते हैं, या जो है वो आप इसको रसधानी कह सकते हैं, रिक्तिका कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, रसधानी कह सकते हैं। रिक्तिका या रसधानी जैसा जो शब्द है वो इसलिए इस संरचना के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो संरचना है वो माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं तो लगभग लगभग कैसी एक खाली स्थान के तौर पर दिखाई देती है। हालांकि ये खाली स्थान नहीं होता, इसमें जो है वो कई अलग अलग तरीके के द्रव्य जो है वो भरे होते हैं, खासतौर से वो द्रव्य जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म या इस कोशिका द्रव्य के हिस्से में अधिक हो जाएं, या फिर आप कह लें कि कुछ चीजें या कुछ कोशिकांग ऐसे जो मृत हो जाते हैं और उनके विघटन से जो अतिरिक्त पदार्थ बनता है, तो उन सारे पदार्थों का संग्रहण कर करके ये जो है पूरी संरचना फूल सी जाती है। इस फूली हुई संरचना को आप रिक्तिका कह रहे हैं, है ना। इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह चीजें हैं वो सारी इकट्ठा हो जाएंगी और कुछ अतिरिक्त चीजें भी इकट्ठा हो जाएंगी जिनका कोशिका द्रव्य में जब आवश्यकता होगी तो वो बाहर चली आएंगी। ठीक है, इस रिक्तिका को आप अगर यहां पर ढूंढने की कोशिश करें एनिमल सेल में तो आपको नहीं दिखाई दे रही है ना। यहां पर शायद आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये कुछ छोटी संरचनाएं इस तरीके से बनी हुई हैं, इनको हम रिक्तिकाएं बोलते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, यहां पर रिक्तिकाएं बोलते हैं। ये रिक्तिकाएं या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो ठीक वही काम करते हैं यहां पर भी, एनिमल सेल में भी, जो कि प्लांट सेल में करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन प्लांट सेल में, है ना, पादप कोशिका में अगर आप रिक्तिका का साइज देखेंगे तो वो उसकी कोशिका के अंदर वाले हिस्से का या पूरे साइटोप्लाज्म के हिस्से का बहुत बड़ा क्षेत्र घेर लेते हैं, 50% या उससे ज्यादा, और कई बार तो ये 90%, 95% तक कोशिका का हिस्सा जो है वो घेर लेती है रिक्तिकाएं, और सिर्फ मात्र 5% या 2%, 3% जो है वो हिस्सा बचता है जिसमें कि बाकी के कोशिकांग समाहित होते हैं। किसमें? पादप कोशिका के। लेकिन जंतु कोशिका में इस तरह की संरचना जो है वो बहुत ही छोटी छोटी और संख्या में भी कई होती है ना। यहां पर एक रिक्तिका पाई जाती है और काफी बड़ी होती है, यहां पर संख्या में कई सारी रिक्तिकाएं मिलती है लेकिन काफी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि अगर एक विकसित यूकैरियोटिक कोशिका को आप देखेंगे तो उसमें आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के रूप में जो है वो एक हिस्सा मिलेगा उसका। दूसरा हिस्सा कोशिका झिल्ली से अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा क्या? कोशिका द्रव्य। वहां पर आपको क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य मिलेगा। कोशिका द्रव्य और उसमें उपस्थित कोशिकांग मिलेंगे। और तीसरी चीज वहां पर उसमें क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा या फिर न्यूक्लियस मिलेगा। तीन ये मुख्य भाग जो हैं इन कोशिकाओं में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक, इसके अलावा देखिए कोशिका झिल्ली से शुरू करते हैं। ठीक है, 3 मुख्य पार्ट में आपने कोशिकाओं को बांट लिया। अब यहां पर सबसे पहला पार्ट जो है वो है कोशिका झिल्ली, जो कि प्रमुख है। और प्रमुख मैं कोशिका झिल्ली से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि कोशिका झिल्ली ऐसी संरचना जो हर एक कोशिका में पाई जाएगी, हर एक कोशिका में पाई जाएगी, कहीं पर भी ये नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी, ये जीवित संरचना है, ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है या निर्जीव संरचना नहीं है। ठीक, तो कोशिका जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका का बाहरी आवरण है। और बाहरी आवरण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
कोशिका द्रव्य को घेरने का काम करते हैं ना, कोशिका द्रव्य के चारों ओर का आवरण। कोशिका द्रव्य के चारों ओर का आवरण बनाते हैं। कोशिका द्रव्य के चारों ओर का आवरण बनाने का काम करते हैं कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली जो है, दो चीजें आप इसके लिए बेहतर तरीके से जाने। एक तो अगर इसकी संरचना को देखेंगे तो ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, और ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। ठीक है, किसका बना होता है? मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन, वसा और प्रोटीन से निर्मित। वसा और प्रोटीन से ये निर्मित होगा। ठीक, लेकिन दूसरी एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि भले ही ये आवरण बनाने का काम कर रहा है, कोशिका द्रव्य को बाहर आने से, पूरी तरीके से बाहर आने से रोकने का काम ये करेगा, और साथ के साथ बाहर से जो चीजें हैं उनको भी पूरी तरीके से अंदर जाने से रोकने का काम करेगा। मैं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं पूरी तरीके से, यानी कि कोशिका द्रव्य से हर एक चीज बाहर नहीं आ सकती और बाहर के द्रव्य से हर एक चीज कोशिका द्रव्य में नहीं जा सकती। तो कुछ सेलेक्टिव चीजें ही जो है ये कोशिका से आने जाने देता है ना। कोशिका के अंदर क्या आएगा ये उनको चूज करता है, और कोशिका के बाहर क्या चीजें आएंगी ये उनको चूज करता है, और उन्हीं चीजों को ये आने जाने देता है। तो इसलिए इस कोशिका झिल्ली को हम मुख्य रूप से एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखेंगे? एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में देखेंगे। कुछ चीजें जो हैं वो कोशिका से बाहर आएंगी, कुछ चीजें जो है वो कोशिका के अंदर। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली में अलग अलग तरीके की क्रियाओं को संपन्न कराने में सहायक होंगी। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? क्योंकि इन्हीं से पदार्थ का आदान प्रदान होगा, इन्हीं के कारण क्या होगा? पदार्थ का आदान प्रदान होगा। तो जब पदार्थ का आदान प्रदान इन्हीं के कारण होगा, तो इसमें हमें समझना होगा कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं के कारण पदार्थ का आदान प्रदान होगा। तो एक प्रक्रिया जो है उसको आप देखेंगे यहां पर, जिसको हम बोलेंगे परासरण, या इसको हम जो है वो ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। एक प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परासरण या ऑस्मोसिस बोलेंगे। देखिए, परासरण जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि जब एक झिल्ली के दो ओर अलग अलग प्रकार के, एक झिल्ली के दो ओर पदार्थ है और उन पदार्थों की जो सांद्रता है वो भिन्न भिन्न है, तो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जो है वो पदार्थ का आवागमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो परासरण। उसी का एक रूप जो है वो डिफ्यूजन यानी विसरण भी है। विसरण में भी सांद्रता भिन्न होने के कारण पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो जाते हैं। तीसरी चीज जो है, इसको आप सक्रिय आवागमन बोल सकते हैं। सक्रिय आवागमन का मतलब हो गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके आने जाने में बहुत ज्यादा रुकावट नहीं है ना, और जिनके लिए किसी भी प्रकार के सांद्रता का होना जो है वो आवश्यक नहीं है। ये आराम से बाहर आ सकते हैं, आराम से अंदर जा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, चौथा जो है वो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये मृत कोशिकाएं जो हैं उनके भक्षण का भी काम करती हैं, है ना। कुछ यहां संरचनाएं होंगी, जैसे लाइसोसोम जैसी संरचना होगी, जिसके भक्षण का भी काम करने की बात होगी। ठीक, इसके अलावा ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम जैसी संरचना है जो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। और इसके अलावा यही प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है जो डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन का काम भी करती है ना। डीएनए के रेप्लिकेशन का भी काम करती हैं। तो इस तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको देखनी होगी। ठीक, इसके अलावा कोशिका झिल्ली के बारे में जो मैंने बताया वो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि कोशिका झिल्ली की जो संरचना है, इस संरचना को देने वाले जो
आप कह सकते हैं व्यक्ति थे, उनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, उनका नाम क्या था? सिंगर एवं निकोलसन। सिंगर और निकोलसन जो थे, सिंगर और निकोलसन जो थे, इन्होंने जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली की संरचना का विवरण दिया उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ध्यान रखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के आधार पर उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वसा और प्रोटीन से इस पूरी संरचना का निर्माण होता है, और इस पूरी संरचना के निर्माण में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ भूमिका होती है, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी जो है यहां पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स भी यहां पर मिलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो इसके निर्माण में कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, मतलब जो शुगर और लिपिड है, लिपिड और शुगर है, इनके अलावा यहां पर आपको फॉस्फोलिपिड भी मिलेंगे, यहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेंगे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जो है, जैसा मैं आपसे बता रहा था, उनकी भी उपस्थिति यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की भी बात जरा कर ली जाए। सेल वॉल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होती है, ये कोशिका भित्ति जो है, वैसे तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में है ना दिखाई दे रही है, जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन क्या कोशिकाएं सिर्फ पादप और जंतु कोशिकाओं तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों ने 5 जगत के जीव देखे। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक जीवों यानी कि जीवाणुओं से शुरू किया। जीवाणु के बाद हमें मिल गए क्या? प्रोटिस्टा जगत के जीव मिल गए, जो कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे। और उसके बाद फंगस यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को भी हमने देखा, जिनकी कोशिका भिन्न प्रकार की है या जो जीव भिन्न प्रकार के हैं। तो इसका मतलब कई सारी कोशिकाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं इस पूरे पृथ्वी पर। और इस तरीके से उन कोशिकाओं में भी अगर हम ढूंढने की कोशिश करें कि क्या जंतु कोशिका को छोड़कर, क्या जंतु कोशिका को छोड़कर हमें जो है वो अन्य कोशिकाएं भी दिखाई देती हैं जहां पर कोशिका भित्ति मिले, तो उसमें आप बात करेंगे कि पादप कोशिका, जीवाणु और कवकों की कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका, जीवाणु और कवकों की जो कोशिकाएं हैं, इनके चारों तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कोशिका भित्ति या फिर आप कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है वो मिलेगा, है ना। कोशिका भित्ति या सेल वॉल की उपस्थिति यहां पर आपको मिलेगी। अब यहां पर देखिए कि ये जो सेल वॉल बनेगा वो इन सभी जीवों की कोशिकाओं में अलग अलग चीजों का बनेगा। पादप कोशिकाओं में अगर बात करें, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर पादप कोशिका की हम बात करें तो पादप की कोशिका भित्ति जो है, पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज से निर्मित होगी। वो किससे निर्मित होगी? सेल्यूलोज से निर्मित होगी। वहीं पर अगर हम बात करें जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो ये किसकी बनी होगी? जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है, ग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। जबकि हम कवक की कोशिका, कवक की कोशिका की जो भित्ति है वो अगर बनता हुआ देखे तो ये काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती। किसकी बनी होती? काइटिन नामक पदार्थ की। इस प्रकार के प्रश्न आपके बीपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है कि किसकी कोशिका भित्ति जो है वो किस चीज से बनी होती है। ये नाम आप बिल्कुल रट जाएं, ये नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो पादप कोशिका में 3 परतें उपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में 3 परतें उपस्थित होती हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति के रूप में, ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है, दूसरी द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है और तीसरी तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है।
जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बनी होगी और एक पतली परत के रूप में कोशिका भित्ति ये जो है वो पाई जाएगी। लेकिन द्वितीयक कोशिका भित्ति जो होती है वही मेन कोशिका भित्ति होती है। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है यही मेन कोशिका भित्ति होती है, मुख्य कोशिका भित्ति होती है। यह सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन की बनी होगी। तृतीयक कोशिका भित्ति जो है ये जाइलिन नामक पदार्थ से बनती है। किससे बनती है? जाइलिन नामक पदार्थ से बनती है। तो कोशिका भित्ति के 3 लेयर, 3 परतें, और 3 परतें अलग अलग चीजों से बनती है। जो मुख्य कोशिका भित्ति होती है ये बीच वाली होती है, ठीक है, क्योंकि ये जिन पदार्थों से मिलकर बनी ये पदार्थ काफी दृढ़, काफी कठोर होते हैं और अपनी कठोरता के कारण ये कोशिका को सुरक्षित करने का काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोशिका में आप देखेंगे तो वहां पर आपको मध्यपटल जैसी संरचना भी मिलती है। मध्यपटल जैसी जो संरचना है वो 2 कोशिकाओं, ये 2 अगर मान लीजिए पादप कोशिकाएं हैं तो उनकी कोशिका भित्ति या प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच का हिस्सा है जो कि मध्यपटल के रूप में देखा जाता है। ये मध्यपटल भी जो है वो खास चीजों का बना होता है जिसमें आप कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट्स की बात कर सकते हैं। इनसे मिलकर ये संरचनाएं बनी होती हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको 2 चीजें ऑलरेडी बताई रखी हैं कि कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ पदार्थ है जिसकी ये संरचना होती है। किसमें? जीवाणुओं में। तो इस तरीके से कोशिका भित्ति तो कवक और जीवाणुओं में भी पाए जा रहे हैं। किसके साथ साथ? तो कहा पादपों की कोशिका के साथ साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सभी के अलावा मतलब कोशिका भित्ति जो पाई जा रही है उसके अलावा आपको यह याद रखना है कि कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो अलग अलग पदार्थों की बनी हुई है, राइट। ये चीज याद रहेगी। अब दूसरा हिस्सा देखना हमें। दूसरा हिस्सा जो है वो है साइटोप्लाज्म का, यानी कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका झिल्ली के अंदर है ना। कोशिका झिल्ली से अंदर जब आप आएंगे तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जितना जगह बच जाता है उसमें एक द्रव्य भरा होगा। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जो दिखाई देता है कोशिका में, उस केंद्रक की झिल्ली के मध्य में जितना हिस्सा एक द्रव्य से भरा होता है उसी को हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे या फिर साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो आपने चित्र में यहां पर देखा था, मैं उसी चित्र को यहां पर अगर आपको दिखाऊं कि भाई ये केंद्रक हो गया और ये आपका प्लाज्मा झिल्ली हो गई, तो इसके बीच का ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? यही आपका साइटोप्लाज्म है या फिर इसी को आप कोशिका द्रव्य बोल देंगे। तो इस कोशिका द्रव्य को अगर आप ध्यान से देखें, है ना, इस कोशिका द्रव्य को अगर ध्यान से देखें तो इस कोशिका द्रव्य में पहले तो इस द्रव्य का पूरा कंपोजिशन क्या होगा? मैक्सिमम पार्ट यानी इसका 70 से 90% जो तो किससे बना होगा? 70 से 90% तो इसका बना होता है किससे? वो कहते हैं जल से बना होगा, यानी कि वाटर से बना होगा। लेकिन इसके अलावा यहां पर प्रोटीन, वसा यानी लिपिड, फॉस्फोलिपिड और भिन्न भिन्न प्रकार के झिल्ली युक्त और गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाएंगे इसमें। और इसके अलावा खनिज लवणों की भी उपस्थिति यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, इस तरीके के जो पदार्थ है वो भी यहां पर पाए जाएंगे। तो बाकी का जो आपका 10 से 30% हिस्सा है कोशिका द्रव्य का, उसमें ये सारी चीजें जो है वो मिलकर उस 10 से 30% हिस्से को बनाती हैं। मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? वाटर का बना हुआ है, जल का बना हुआ है। अगर आप कोशिका द्रव्य की बात करेंगे तो उसमें जो कोशिकांग होते हैं ये अलग अलग प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि कोशिका के अंदर भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए जानी जाती हैं। इनका अलग अलग अपना काम होता है कोशिका के अंदर, और इनकी जो संरचनाएं होती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट में। एक प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनको आप झिल्ली युक्त कोशिकांग बोल सकते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जो कोशिकांग होंगे वो गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। कैसे होंगे? एक प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे, दूसरे गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो आपको दिखाई देंगे। जो
झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इनको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक झिल्ली का आवरण बनता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोहरी झिल्ली का आवरण बनता है। एकल झिल्ली वाले होते हैं और दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। सिंगल लेयर्ड होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं या डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। जो सिंगल मेम्ब्रेनस है उसमें आप अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका जैसी संरचना की बात कर सकते हैं। ये जो कोशिकांग है इनकी सिर्फ और सिर्फ एक झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। जबकि उसी तरह से आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर मध्य में केंद्रक या फिर उसके साथ साथ हरित लवक या जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, इन जैसी संरचनाओं को आप दोहरी झिल्ली वाली संरचना कहेंगे। क्या कहेंगे? दोहरी झिल्ली वाली संरचना बोलेंगे। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे भी होते हैं जो गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, यानी जिनमें किसी प्रकार के झिल्ली का आवरण नहीं बनता। ये अपने आप में मुक्त कोशिकांग होते हैं और सीधे साइटोप्लाज्म के जो द्रव्य है या कोशिका द्रव्य का जो द्रव्य है उसके संपर्क में सीधे होते हैं। इनको किसी भी झिल्ली से, कोशिका द्रव्य से जो है वो अलग नहीं किया जा सकता झिल्ली की सहायता से। तो इसमें आप बता सकते हैं राइबोसोम, इसमें आप बता सकते हैं तारककाय और इसमें आप बता सकते हैं केंद्रिका। ये ऐसे कोशिकांग या ऐसी संरचनाएं हैं जो कि गैर झिल्ली युक्त कोशिकांग के रूप में या नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के रूप में, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के रूप में जो है वो जानी जाएंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद आगे चलेंगे, यहां पर जो अलग अलग प्रकार के कोशिकांग हैं, अब जरा सा हम उन पर एक नजर डाल लें। इनसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और सीधे सीधे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछने का तो कोई आधार ही नहीं है, इसलिए क्योंकि ये परीक्षा जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान के स्तर पर चीजों को याद करना या समझना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों, तकनीकी चीजों का ज्ञान नहीं लेना है। तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले जो आपको संरचना यहां पर दिखाई जा रही है उसको हम अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क के तरह की एक जालिका नुमा संरचना होगी जो कि एक ओर से केंद्रक झिल्ली को और दूसरे ओर से प्लाज्मा झिल्ली को जोड़ने का काम करेगी। आप देखें यहां पर भी मैंने दो तरह की संरचनाएं बनाई हैं, दो अलग अलग रंगों से इसको दिखाया है। ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है वो व्हाइट कलर से मैंने बनाया और उस पर मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं, उस पर मैंने कुछ जो है वो इस तरीके से बिंदी बिंदी तरह की संरचना बनाई है। ये जो बिंदी वाली संरचना है ये एक्चुअली राइबोसोम को प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। ये जो बिंदी के रूप में संरचना दिखाई दे रही है इसको आप राइबोसोम बोलेंगे, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रही है इसमें इस प्रकार के राइबोसोम उसकी सतह पर चिपके हुए नहीं दिखाई दे रहे। इस आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका है इनको दो रूपों में या इनको दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। एक प्रकार जहां पर आपको राइबोसोम के कण चिपके हुए नहीं दिखाई देते उनको आप बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अनप्रजा, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, आप उसको समझ जाएंगे। या अंग्रेजी में आप इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है वसा का निर्माण करना और वसा का निर्माण करके उनका संग्रहण भी करना। ये लिपिड को प्रोड्यूस करते हैं और लिपिड को क्या करते हैं, स्टोर भी करने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें तो यहां पर हमारे पास एक संरचना है जिसको आप खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोल सकते हैं, इसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इसका काम है कि ये सबसे पहले तो रफ कही क्यों जा रही है, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम के कण चिपके होते हैं जो इसके सतह को चिकना नहीं रहने देते बल्कि खुरदुरा बना देते हैं। दूसरा, राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का स्थान होते हैं, यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम हमेशा क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका होगी उसका सीधा सीधा काम होता है कि ये इस राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीन का संग्रहण करने का काम करती है, इसलिए इसका मुख्य काम है प्रोटीन का संग्रहण करना। क्या है इसका मुख्य काम? है प्रोटीन का संग्रहण करना। दूसरा, अगर आप कार्य की बात करेंगे तो कार्य में सबसे पहले तो आप देखें कि चूंकि ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली से
सटी हुई है, उसे उन्हें जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसके फैलने या सिकुड़ने से कोशिका का जो आकार है वो आकार परिवर्तित होगा। इसलिए जब तक ये अपने पूरे आकार में तनी हुई से रहेंगी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये कोशिका के आकार को भी क्या करेंगी, सुनिश्चित करेंगे, उसको भी बनाए रखेंगी। तो इनका पहला काम जो है वो ये है कोशिका के आकार को बनाए रखना। लेकिन एक दूसरा काम भी यहां पर आपको दिखाई देता है, और वो है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली की मरम्मत के लिए सहयोग करना। ठीक है, अब सहयोग कैसे करेंगी, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली में मरम्मत किन चीजों की होगी? तो मरम्मत भाई उन चीजों से होती है, जैसे आपका घर है और उस घर में अगर दीवार आपकी टूट जाए तो वो दीवार जिन चीजों से बनी है उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आप फिर से उस दीवार की मरम्मत करते हैं। यानी दीवार जहां से टूट गई, मान लीजिए दीवार में दरार पड़ गई या दीवार गिर ही गई, तो वापस से उस जगह पर दीवार खड़ी करने के लिए आप पहले की तरह ही ईंट, गारे और सीमेंट का प्रयोग करेंगे और उससे ईंटों की जुड़ाई करके और फिर प्लास्टर वगैरह करके आप दीवार को खड़ा कर देंगे। उसी तरीके से जो प्लाज्मा झिल्ली है या केंद्रक झिल्ली है, ये जिन चीजों से बनी है, अगर उन चीजों में कुछ गड़बड़ी हो जाए और उसकी वजह से इनकी संरचना बिगड़ने लगे तो मरम्मत के लिए उन्हीं चीजों की आवश्यकता है। जानना यह है कि ये चीजें किन चीजों से बनी होती हैं, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। तो कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, अभी पीछे हम पढ़कर आए, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बनती है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर। ठीक है, और उसी तरीके से केंद्रक झिल्ली के विषय में भी आपको आगे यही जानने को मिलेगा कि यह भी बनती है लिपिड और प्रोटीन के मिलने से। तो ऑब्वियस है कि अगर इनमें किसी मरम्मत की जरूरत होगी तो उस मरम्मत के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा वो क्या आएगा, प्रोटीन और लिपिड ही आएंगे। और ये प्रोटीन और लिपिड बना कौन रहा है? तो अभी आपने देखा कि ये जो है वसा को बनाकर वसा को स्टोर करके भी रख रहा है, ये बने हुए प्रोटीन को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो दोनों के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इस दुकान से ले आए वसा और उस दुकान से ले आए क्या, प्रोटीन। और इन दोनों ने जो अपना वसा और प्रोटीन दिया, लेकिन यहां पर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संरचनाएं हैं ये कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक झिल्ली को ये चीजें दान में दे देते हैं। तो उस दान की सामग्री से, जो दान का वसा और दान का प्रोटीन मिल गया, उस दान की सामग्री से इनकी मरम्मत हो जाती है। और इसलिए आप कहते हैं कि ये कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली की मरम्मत करने में सहयोग करते हैं। तो ये एक संरचना हो गई जिसके विषय में यहां पर आपको बताया। अब आइए दूसरी संरचना के विषय में बताता हूं। जो दूसरी संरचना है इसको आप गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। ये जो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी है, इस जैसी संरचना की जो खोज की है, इसका नाम आपको एनसीईआरटी में चूंकि दिया हुआ है इसलिए आप याद रखें, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने ही खोजा और अपने नाम पर ही इस उपकरण का या इस कोशिकांग का नाम दे दिया। उन्होंने इसको गोल्जी एपरेटस बोल दिया, गोल्जी उपकरण बोल दिया, या गोल्जी बॉडी, या हिंदी में आप इसको गोल्जी काय भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी है, कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा है। ठीक है, इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और पादप की कोशिका में अगर आप बात करेंगे तो पादप की कोशिकाओं में इस तरह की संरचना को जो है, यानी इन्हीं गोल्जी बॉडीज को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। तो अगर इस तरीके के नाम आपको परीक्षा में दिखाई दे, डिक्टियोसोम या लाइपोकॉन्ड्रिया, तो आप इसको याद रखेंगे कि ये टर्म आपने पढ़ा है गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय के लिए। किसके लिए पढ़ा है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय के लिए पढ़ा है। गोल्जी काय का जो कार्य है, गोल्जी काय का जो कार्य है, उस कार्य में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इनका कार्य है जो वसा और प्रोटीन, क्योंकि इनकी जो उपस्थिति होती है, अगर आप देखें यहां पर मैंने इनको बनाया है अंतःप्रद्रवी जालिका के ठीक निकट में, ठीक बगल में। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं कि गोल्जी काय सामान्यतः जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका के आसपास ही पाए जाते हैं। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसी के आसपास ये पाए जाते हैं। और इसलिए अगर हम गोल्जी काय के कार्य को देखें तो इनका मुख्य कार्य है कि ये वसा और प्रोटीन की छोटी छोटी थैलियां बनाते हैं और उन थैलियों को बनाकर उन्हें आवश्यकता वाले स्थान पर जो है वो पहुंचा देते हैं। मतलब जहां पर वसा या फिर प्रोटीन की कुछ आवश्यकता है उन स्थानों पर इन चीजों को पहुंचाने का काम करते हैं। चूंकि ये वसा और प्रोटीन को कोशिका द्रव्य में फैलने नहीं देते, उनको बेतरतीब तरीके से इधर उधर जाने बिखरने नहीं देते, बल्कि उनकी थैलियां बनाकर बहुत ही आराम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए गोल्जी काय को आप क्या बोलते हैं?
ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल, है ना, इनको आप कोशिका का जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं, या फिर आप यातायात का जो है नियंत्रक बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम जो है वो निर्माण में मदद करते हैं, ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करते हैं, मतलब इनके सौजन्य से जो है वो लाइसोसोम का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में ये जो है वो कुछ हार्मोन भी स्रावित करने का काम करते हैं। हार्मोन जो है ये विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जिनको कि कोशिकाएं अगर स्रावित करती हैं या किसी ग्लैंड से, किसी ग्रंथि से जो है वो स्रावित होते हैं, तो ये शरीर के उपापचय की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो वहां पर इनका योगदान हो गया। इसके अलावा जब कोशिका विभाजन की स्थिति आती है तो ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका काम तो वो था ट्रैफिक कंट्रोलर वाला, लेकिन उसके अलावा अन्य कामों की अगर आप बात करेंगे तो उनमें ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करेंगे, कोशिका पट्टिका बनाएंगे कोशिका विभाजन के समय, और जंतु कोशिका के अंदर कुछ हार्मोनों को स्रावित करने का भी काम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि यहां पर हमें जो है वो कुछ कोशिकांगों के विषय में जानकारी मिली। ठीक है, इन कोशिकांगों के अलावा मैं आपको बताऊं कि आगे कुछ और भी कोशिकांग है। अगली क्लास में मैं आपको उन कोशिकांगों के विषय में विस्तृत रूप से बताऊंगा, और कोशिकांगों के बारे में जानने के बाद हम कोशिका विभाजन जैसी जो मुख्य प्रक्रिया है उसके विषय में भी जानेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न पीछे के एग्जाम में जो है कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से भी पूछे गए, तो चित्रों की सहायता से भी उसको समझेंगे, और जो मुख्य चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन इंपॉर्टेंट चीजों को भी वहां पर इकट्ठा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है आप क्लास में उपस्थित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का इस क्लास को देखने के लिए। ओके।